ट्वेल्थ में 2023 एंड 22 जून 2023, ये दो मेरी लाइफ की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ना कि चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, कितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो जाए मेरी लाइफ में, ये दो डेट्स तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। ठीक है। ठीक है, समझ गया। क्योंकि इन दो डेट्स को मेरे लाइफ का कुछ इतने इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी जो जिसने मेरा आगे की पूरी लाइफ और पूरे करियर को जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट करा है। तो देखो, 12 मई को मेरा CBSE क्लास 12 बोर्ड्स का रिज़ल्ट आया था एंड 22 जून को मेरा रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आया था। तो 12 मई को जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो आई गॉट 97.2%, जो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। मैं अपने मार्क्स से ओवरऑल इतना डिसअपॉइंटेड नहीं थी जितना मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के मार्क्स से डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स में एक्सपेक्ट करा था कि मेरे 100 आएंगे एंड मेरे किसी भी सब्जेक्ट में भी 100 नहीं आए थे। 98 आए थे, 99 आए थे, बट 100 नहीं आए थे। और तुम्हें पता है कि CBSE जो है 100 मार्क्स आने पर आपको एक मेरिट सर्टिफिकेट देती है, जो कि आई हैड ड्रेम्ट ऑफ, आई डोंट नो सिंस व्हेन। ठीक है, एंड ये मेरा सपना था कि मुझे एटलीस्ट एक दो मेरिट सर्टिफिकेट्स मिले। तो इसलिए मेरा कहीं ना कहीं वो ड्रीम शैटर हो गया था 12 मई को। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस बात का था कि यार एक में भी 100 नहीं आए एंड मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी, मेरे पेपर्स इतने अच्छे गए थे, तो क्यों नहीं आए। ठीक है, तो मैं उस डायलेमा में थी एंड ये जो एक महीना था मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ट्यूमल्शियस रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हुई मेरे साथ, मतलब मेरा जो एक इंटरनल फाइट चल रही थी, वही मुझे आके कुछ नहीं कह रहा था, सब कंग्रेचुलेट ही कर रहे थे, बट एक इंटरनल जो फाइट थी मेरे अंदर वो चल रही थी। तो आज इस वीडियो में ना मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगी एंड स्पेशली इस पॉइंट पे मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि तुम्हारा 10th-12th का जो रिज़ल्ट है वो अभी अभी आया है एंड इम्पॉर्टेंटली CBSE ने दोनों के लिए, यानी कि 10th और 12th दोनों के लिए रिवैल्यूएशन का जो पूरा मैकेनिज्म है, पूरी पॉलिसी है, उसका डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर लिया है। एंड तो और बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में है जो है इंटरनेट पे भी चल रही है, तुमने भी अपने टीचर्स से सुना होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इस रिवैल्यूएशन रियल और स्कैम है, ठीक है, या पैसों की बर्बादी है, या फिर जेन्युइनली मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, या क्या चांसेस है। ठीक है, तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे एंड आई होप एंड आई डेफिनेटली स्ट्रांगली फील कि इस वीडियो के एंड तक तुम ये तो डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें रिवैल्यूएशन में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि मैंने इतना दिमाग लगाया था, इतने लोगों से बात करी थी, बट मैंने इन दी एंड अपनी गट फीलिंग की सुनी थी एंड दिस इज़ हाउ इट डिसाइडेड। तो चलो ठीक है, डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर वी गो मोर इनटू दिस वीडियो, I want to introduce myself. My name is Mehek Bhafna. I'm a second year BCom honors student at SRCC and तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर ऑफ अ टाइम, बिकॉज मुझे भी लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सारा डायलेमा में होंगे कि तुम्हें रिवैल्यूएशन के अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो चलो अब एकदम पॉइंट पे बात करते हैं। देखो, 12 मई को मेरा जब रिज़ल्ट आया था तो आई गॉट 97.2%। तो मतलब जैसे मैंने बताया कि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को मार्क्स को लेकर के। तो आई वाज लाइक कि जिसमें मेरे 98 99 आए थे, इनफैक्ट मेरे IP में 99 आए थे एंड BST में 98 आए थे एंड अकाउंटेंसी में भी 99 आए थे। तो मेरे को लग रहा था कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो है डेफिनेटली मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। बट देखो, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 मार्क्स कटे थे ना, तो दिस डेफिनेटली कोई ना कोई जिससे भी तुम बात करोगे ना 98 99 आने पर और तुम बोलोगे कि यार मेरे तो 100 आने चाहिए, वो यही कहेगा कि भाई कहीं ना कुछ गलती हो गई होगी, कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी तो मार्क्स काटे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे टीचर्स बोल रहे थे जब मैंने उन्हें बोला कि यार मेरे तो 100 आने चाहिए थे मैम, पर नहीं आ पाए एंड शुड आई अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन। मेरिट सर्टिफिकेट पाने की जो चाहत थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं किसी की बात ही नहीं सुन रही थी। मुझे था कि नहीं यार, मेरे इफ़ आई डिज़र्व इट आई शुड गेट इट। ठीक है, भले बात 1 मार्क्स या 2 मार्क्स की नहीं, मेरी ईगो पे आ गई थी जब मैंने इतने सारे पेपर्स लगाए थे। जब जब मेरा पेपर इतना अच्छा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा नहीं कि मेरे पेपर में मुझे पता था कि अच्छा ये MCQ गलत हुआ है या फिर एक ये ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में यहाँ कहीं गड़बड़ हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उन पेपर्स में मेरे लिए। तो ठीक है, फिर मैंने सोचा कि देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। फिर मैंने रिवैल्यूएशन का जो भी हमारा पॉलिसी आई मैंने उसको अच्छे से रीड करा एंड फिर मैंने अपने फैमिली में डिस्कस करा, मेरे पापा से डिस्कस करा, मम्मा से डिस्कस करा। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत स्ट्रांगली बोला कि अगर तुम्हें लग रहा है कि 100 आने चाहिए थे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कर दो अप्लाई, देखा जाएगा, जो भी होगा किस्मत में वो देखा जाएगा, कम होंगे ज़्यादा होंगे सारी बात की चीज़ है। पर अगर तुम्हें लग रहा है तो ये तुम्हें पूरा लाइफ टाइम रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मेरे एक भी सब्जेक्ट में 100 नहीं आए, तो अप्लाई कर दो।
तो उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बोला कि मुझे लगा कि यार ठीक है, अब तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में सीरियसली सोचूंगी, और जो भी, अब मैं किसी भी इंसान से नहीं पूछने वाली कि मुझे रिवैल्यूएशन करवाना है या नहीं करवाना है, क्योंकि मुझे करवाना है, बट अब मुझे प्रोसेस अच्छे से समझना है ताकि मैं पूरा प्रोसेस में अच्छे से अपने आप को मतलब सारी चीज़ें जो है केटर कर पाऊँ, एंड ढंग से मेटिकुलसली जो है पूरे प्रोसेस में ध्यान रख करके सारी चीज़ों का ध्यान रख के अप्लाई कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, अब हम जो है अच्छे से इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। एंड देखो, मैं ना आज इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि मेरे टाइम जो रिवैल्यूएशन था एंड 2024 में जो रिवैल्यूएशन था और जो अब रिवैल्यूएशन हो रहा है उसमें क्या मेजर डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले हमारे 3 फेजेस थे, ठीक है, मेरे टाइम और 2024 के टाइम, ठीक है। पहला था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में जब भी तुम अप्लाई करोगे ना, तो वेरिफिकेशन में तुम्हारा सिर्फ टोटलिंग चेक होगी, ठीक है। टोटलिंग बहुत कम चांसेस है कि टोटलिंग की कोई एरर हो, तो टोटलिंग मिस्टेक जो है वो तो यूजुअली नहीं ही होती है। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स तो एक पहला स्टेज था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम पहले स्टेज को स्किप करके सीधा सेकेंड स्टेज पे पहुंच जाओ। सो दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ऑल्दो इट शुड बी, बट ऐसा नहीं था उस टाइम पर। सिर्फ टोटलिंग, भले तुम्हें लग रहा है या नहीं लग रहा है कि तुम्हारी टोटलिंग में एरर होगा या नहीं होगा, तुम्हें एक बार टोटलिंग के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो है उसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि तुम्हारा टोटल चेक होगा, ठीक है, टोटल इंटरनली भी, और तुम्हारा जो पूरा एग्रीगेट मार्क्स होते हैं वो भी चेक होगा, ठीक है। तो ये होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। सेकंड होता है कि तुम्हें स्कैन कॉपी अवेलेबल कराई जाएगी, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि रिवैल्यूएशन तुम पूरी शीट का कर सकते हो, अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें पर क्वेश्चन से 23 क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में, तो 23 × 100 2300 जो है वो तुम्हें पे करने पड़ेंगे, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो रिवैल्यूएट होगा। इन क्वेश्चन पे मुझे डाउट लग रहा था कि हाँ, कि ये तो फालतू में मार्क्स काटे, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उसके बाद उन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में लिख के कि मुझे लगता है कि ये आंसर मेरा सही है, ये जो है, मैंने फिर स्क्रीनशॉट भी अटैच करा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का कि यहाँ पर ही एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दे रखा है, फिर भी आपने मेरे मार्क्स रिड्यूस करे हैं तो प्लीज़ चेक इट, ठीक है। तो मैंने करा था, ठीक है, इस तरीके से हमारा जो प्रोसीजर था। अब तुम्हारे में क्या है ना, अच्छा एक चीज़ मैं और हाईलाइट कर देना चाहती हूँ कि ऑल्दो मुझे लग रहा था कि आईपी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी सब में ही मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, पर मैंने अप्लाई जो है वो सिर्फ आईपी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स में किया था, अकाउंटेंसी में नहीं किया था। उस बात का मुझे आज तक रिग्रेट है कि मेरे एक नंबर पता नहीं कहाँ कटा होगा, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने वैल्यू जो है वो क्वेश्चन जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके जस्ट आते ही मैंने सारी वैल्यूज़ जो है वो मैच करके देख ली थी अपने टीचर के साथ, तो वो भी मेरा सही था, बट पता नहीं मेरे वो 1 मार्क्स कहाँ कटे। बट मैंने उसमें इसलिए अप्लाई नहीं करा क्योंकि मुझे लगा कि कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर होगी, तो इसलिए मैंने अकाउंटेंसी में अप्लाई नहीं करा था। इकोनॉमिक्स में मैंने इसलिए अप्लाई करा था क्योंकि मेरे 93 मार्क्स थे, जो कि बहुत बाकी सब्जेक्ट से काफ़ी कम थे, तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स में भी करा था। तो ये 3 सब्जेक्ट्स थे जिनमें मैंने अप्लाई करा है, ठीक है। कहते हैं कि तुम्हारे उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। देखो, पहली चीज़ जो है, पहले मैंने जो बताया था, हमारे में फर्स्ट स्टेज था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, पर तुम्हारा जो पहला स्टेज है वो है स्कैंड कॉपी अवेलेबल होगी तुम्हें, ठीक है। आरटीआई के अंदर तुम्हें स्कैंड कॉपी अवेलेबल होगी। 12th वालों को 700 रुपीज़ पे करने हैं एंड 10th वालों को 500 रुपीज़ पे करने हैं। देखो, ये आरटीआई एक्ट है और क्या बोलते हैं, ये तुम्हें फ्री में अवेलेबल होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि सीबीएसई चार्ज इसीलिए करती है पैसे, क्योंकि ये मतलब अवॉइड करने के लिए कि हर कोई रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई ना कर दे, क्योंकि फिर सीबीएसई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा, केओस हो जाएगा। इस वजह से जो है ये अमाउंट चार्ज करा जाता है। ऑल्दो आई स्ट्रांगली बिलीव कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। हमारे मार्क जो मतलब एक तरीके से गलती उनकी और पे तुम कर रहे हो, यही हो रहा है, पर दिस इज़ वॉट इट इज़, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो स्कैन कॉपी मिलेगी पहले स्टेज में। सेकेंड स्टेज में क्या हो सकता है, तुम्हारे वेरिफिकेशन हो सकता है। देखो, स्कैन कॉपी तुम्हें मिल गई, अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारा टोटलिंग मिस्टेक है या नहीं है, या फिर सिर्फ रिवैल्यूएशन का मिस्टेक है, या फिर कोई क्वेश्चन में तुमने जैसे गलत आंसर, मतलब उन्होंने गलत चेकिंग कर ली है, 3 मार्क्स मिलने चाहिए, वहाँ पे 2 मार्क्स मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन का जो स्टेज है वो साथ में है, स्टेज 2, ठीक है। या तो तुम वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और तुम्हें लगता है कि दोनों ही मेरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो दोनों चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कैसे वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन का कैसे अप्लाई करना है, सीबीएसई ने बहुत डिटेल के अंदर जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बता रखा है कि कैसे तुम्हें वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो रिवैल्यूएशन में पर क्वेश्चन जैसे मैंने बताया 100 रुपीज़ होता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वेरिफिकेशन में तो तुम्हारा पूरा टोटलिंग चेक होगी, ठीक है,
पर रिवैल्यूएशन के अंदर वही क्वेश्चन चेक होगा जिस पे तुमने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि सब क्वेश्चंस पे कर दो। तुम्हें लग रहा है कि जिस क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ सकते हैं उसी क्वेश्चन में करना। ऐसी क्वेश्चन में बिल्कुल मत करना कि जिसमें एग्जामिनर ने तुम्हें गलती से ज़्यादा मार्क्स दिए, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो ध्यान रख के रिवैल्यूएशन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का देना जिसमें तुम 100% श्योर हो कि ये जो है तुमने करेक्ट करा हुआ है, बट एग्जामिनर ने गलत चेकिंग करी हुई है। अपने जो टीचर है, जो तुम्हारा मेंटोर है, उनसे प्लीज़ टच में रहो, उनसे पूछो कि कैसे क्या करना है, वो तुम्हें गाइड करेंगे। तो क्वेश्चन जिन पर तुम रिवैल्यूएशन कर रहे हो वो चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर तुम फंस सकते हो, तुम्हारे मार्क्स डिक्रीज़ हो सकते हैं। इस स्टेज पे थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में तुम्हें कोई गलती होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास स्कैंड जब आ जाएगी ना आंसर शीट, तो तुम्हें दिख जाएगा कि टोटलिंग एरर हुई है या फिर नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली अगर टोटलिंग एरर नहीं है तो फिर तुम क्यों वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसके अंदर तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझ लो, वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है। वेरिफिकेशन में सिर्फ मार्क्स का टोटल, केजिंग वगैरह वो सारी चीज़ें चेक होती है। जो तुम्हारी पोस्टिंग होती है ना मार्क्स की, फाइनल जो मेन शीट होती है उस पर जो फ्रंट वाला जो पेज होता है उसके ऊपर बॉक्सेस में पोस्टिंग होती है तुम्हारे मार्क्स की, तो वो भी तुम्हारे साथ स्कैन कॉपी में शेयर होगा। तो वो तुम आराम से देख लेना कि तुम्हारी कोई मिस्टेक हुई है या नहीं है हुई है। वेरिफिकेशन में ध्यान रखना, फालतू में वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अब मैं इस बात पे आती हूँ कि रिवैल्यूएशन में कितना, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर तुम वापस चेकिंग करने के लिए देते हो अपनी आंसर शीट, तो उसमें क्या चांसेस है कि तुम्हारे मार्क्स डिक्रीज होंगे। मुझे लगता है कि इस बार का जो रिवैल्यूएशन पॉलिसी आई है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली इन कंपैरिजन टू 23 और 24 की पॉलिसी। क्योंकि 23-24 में क्या था ना कि पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता था, स्कैन कॉपी अवेलेबल होने से पहले तुम्हारा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाला स्टेज होता था। मतलब तुम्हें अभी तक आंसर शीट तुम्हारे पास नहीं आई है और तो भी तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो वापस रीचेक होंगे। तो उसके अंदर ऐसा चांसेस होते थे कि अगर किसी ने ज़्यादा मार्क्स पोस्ट कर दिए हैं या फिर डबल पोस्टिंग हो चुकी है तो उसके अंदर मार्क्स रिड्यूस हो जाए। अब तुम्हारे पास जब पहले ही स्कैन कॉपी आ जाएगी तो बहुत कम चांसेस होंगे कि इस वजह से तुम्हारे मार्क्स, मैक्सिमम केसेस में मार्क्स इंक्रीज ही होंगे। अब तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और स्टुपिडिटी बिल्कुल मत करना, गलत क्वेश्चंस में जो है तुम अगर रिवैल अप्लाई करोगे और वो क्वेश्चंस में तुम्हें सफिशिएंट मार्क्स मिले हुए तो बोर्ड को अगर गुस्सा आ गया, एग्जामिनर को गुस्सा आ गया कि भाई ये क्या हमें समझ रखा है, तो वो फालतू में स्टिक चेकिंग करके जो है तुम्हारे मार्क्स उस क्वेश्चन में रिड्यूस कर देगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। बहुत वाइजली उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना जिस पर तुम्हें रिवैल्यूएशन जो है वो अप्लाई करना है। क्योंकि देखो हर क्वेश्चन का 100 रुपये है यार, तो थोड़ा सा दिमाग रख के थोड़ा सा अपने सेंसेस में अप्लाई करो तो हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें लग रहा है कि रिवैल्यूएशन में थोड़ा भी चांसेस है कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ सकते हैं तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। ऑल्दो आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे अगर तुम सब्जेक्ट्स में करते हो एंड बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए रिवैल्यूएशन अप्लाई करते हो। पर तुम्हें अगर स्ट्रांगली लग रहा है कि यार करना चाहिए, मेरे मार्क्स जेन्युइनली बहुत कम आए हैं एंड इससे मेरा आगे का जो है रिज़ल्ट जो है हैम्पर हो सकता है, कहीं मेरे एडमिशन में दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज़ करो। और अगर तुम 98-99 पे भी हो जैसे मैं थी तो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे 100 आने चाहिए थे तो भी तुम्हें अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब ज़िंदगी भर के लिए अपने साथ में एक रिग्रेट मत रखो, ठीक है। एक स्टोरी हो जाएगी लोगों को सुनाने के लिए यार कि मेरे तो 98-99 आए थे पर मुझे लग रहा था कि मेरे आ सकते थे तो भी मैंने अप्लाई नहीं करा। तो भाई तुमसे ज़्यादा स्टूपिड तो है नहीं, तुमने कोशिश ही नहीं करी अपना जो है हक, राइटफुल जो तुम्हारे मार्क्स है उसको छीनने के लिए, तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। कभी कभी यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट, ठीक है। तो वो आप करो, तुम्हारे पास अभी मौका है। अगर एक बार डेडलाइन जो है लैप्स हो गई तो कोई फिर मौका नहीं मिलेगा पूरे लाइफ टाइम में। तुम कितनी कोशिश कर लोगे, तुम अपना जो है ये वाला प्रोसेस में तुम्हारी मार्कशीट में चेंजेस नहीं करा पाओगे। तो देखो तीनों स्टेजेस जो हैं, मतलब वो जैसे वेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन और जो पहला स्टेज है स्कैन कॉपी वाला, वो तीनों ही मैंडेटरी है। ऐसा तुम नहीं कर सकते कि सीधा रिवैल्यूएशन कराओ विदाउट ऑब्टेनिंग द स्कैन कॉपी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें शुरुआत से ही करना पड़ेगा, ठीक है। और सारे स्टेजेस की डेडलाइन ध्यान में रखना। ऐसा तुम्हारे पास कोई मेल नहीं आएगा कि अगर तुमने स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई करा है तुम्हें वो मेल भेजेंगे कि तुम्हारी स्कैन कॉपी आ चुकी है, तुम अब चेक कर लो। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें बार बार वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना पड़ेगा।
कि तुम्हारी स्कैन कॉपी आई है या नहीं आई है, क्योंकि स्कैन कॉपी भी अवेलेबल होगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। तो किसी इंसान की पहले आ जाएगी, किसी की बाद में आएगी। जिसकी पहले आ जाएगी उसके पास ज़्यादा टाइम होगा, उसके पास एक एडवांटेज होगा कि उसके पास बहुत लोगों से कंसल्ट करने का टाइम होगा, किसकी कब डेडलाइन है, फ़ी पेमेंट कैसे करना है। फ़ी पेमेंट आराम से हो जाता है यूपीआई के थ्रू, तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखो एंड थोड़ा सीरियसली अब चीज़ों को लेना शुरू करो। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने स्टेज 1 जो हमारे टाइम पे था वेरिफिकेशन वाला, उसके अंदर अप्लाई करा था, पर उन्हें स्कैन कॉपी भी चाहिए थी, बट उन्होंने स्कैन कॉपी की जो डेडलाइन है वो उनकी लैप्स हो गई। सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई भी मैंने कुछ बहुत ज्ञान वाली बातें नहीं कही है। तो इस बात का ध्यान रखो। एंड जैसा कि मैंने बताया कि रिवैल्यूएशन का जो रिज़ल्ट है वो आएगा तुम्हारा, जैसे मेरा 12th में को जो बोर्ड्स का रिजल्ट आया है, तो रिवैल्यूएशन का जो रिज़ल्ट आता है वो तुम्हें सबसे पहले मेल के थ्रू जो है इंटीमेट करा जाता है। मैं स्क्रीन पर वो दिखा दूंगी मेरा जैसा कैसे आया था मेल के अंदर, एंड वो तुम्हें बता देता है कि तुम्हारे किस सब्जेक्ट में क्या चेंजेस हुए हैं, और नहीं भी हुए हैं तो वो भी लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। एंड जो तुम्हारी रिवाइज मार्कशीट है वो डिजी लॉकर में अपडेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तुम्हारी न्यू मार्कशीट जो है वो तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाती है, ठीक है। तो न्यू मार्कशीट जो हार्ड कॉपी है वो थोड़ी देर बाद डिलीवर होती है, पर जो तुम्हारी ऑनलाइन वाली जो मार्कशीट होती है ना, जो डिजी लॉकर में अवेलेबल होती है, वो तुम्हें काफ़ी पहले अवेलेबल जो है हो जाएगी तुम्हारे डिजी लॉकर के अंदर। तो वो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट यूज़ करके तुम कॉलेज के एडमिशन्स में सीसैस पोर्टल पे आराम से यूज़ कर सकते हो, तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एवल्यूएशन में जब भी तुम जो है अपना क्वेरी डालो तो कोशिश करना है एविडेंस डाल के एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ लिखो। कि मुझे लगता है कि 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, उसमें आई हैव रिटन 2 पॉइंट्स, तो मुझे 2 मार्क्स मिलने चाहिए थे, बट मेरे को 1 ही मार्क्स मिला है। तो पूरा प्रॉपर जो तुम्हें स्पेस दे रखी होती है उसके अंदर प्रॉपर स्पेसेस दी जाती है। तुम्हें टेक्स्ट बॉक्स होता है, तुम्हें स्क्रीनशॉट डालने का ऑप्शन होता है, फाइल अटैच करने का ऑप्शन होता है। तो इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करके अपना रिवैल्यूएशन के लिए फाइल करना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और वंस अगेन मैं कह रही हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा डिजर्व करते थे बट तुम्हें कम मार्क्स आए हैं, तो प्लीज़ रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज़ डेडलाइंस को लैप्स मत करना, डेडलाइंस को लैप्स मत होने देना। और जो डेडलाइंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होती है, तो प्लीज़ इस बात का खास ख्याल रखो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।